अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है। इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े लंबे भी हैं और ज़्यादा भी हैं, तो 2 हिस्सों में होगा इंशाल्लाह। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 के न्यूमेरिकल्स डिलीवर कर चुका हूँ और कुछ सेलेक्टिव जो है थ्योरी भी आपके पास जा चुकी है, MCQs भी जा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो ये सब कैचअप कीजिएगा। आज के लेक्चर भी बड़ा कीमती है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स का बड़ा अच्छा शेयर है बोर्ड के एग्ज़ाम में। अंडरस्टैंडिंग वाले न्यूमेरिकल है। नोटबुक या अपने साथ जो है कुछ हाइलाइटर रखिएगा। थ्योरी भी थोड़ी बताऊंगा इंशाल्लाह। पेज नंबर 181 पे मौजूद है। अच्छा, इस चैप्टर में कम से कम 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं। आपको पता है कि सर जवाद जो है वो कैटेगरी वाइज जाएंगे, 1, 2, 3 करके नहीं जाएंगे, या अगर चले भी गए 1, 2, 3 तो उसमें कैटेगरी बनवाएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये है कैटेगरी 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है ये है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 1 का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो उस जगह वैलिड होता है जहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हो और उनके दरमियान सेपरेशन हो, यानी 2 पॉइंट्स हो और उनके दरमियान में फासला हो, सेपरेशन हो, डिस्टेंस हो। ये थोड़ी सी थ्योरी समझाऊँ तो अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से जितनी दूरी पर हैं ये इनका डिस्टेंस r हो जाएगा, ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आएगी वो हो जाएगी F, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लें। इसका फॉर्मूला होता है F = KQ1 Q2 अपॉन R²। KQ1 Q2 अपॉन R²। अब जो K होता है ये कूलम्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम में या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में 1/4πε0, ठीक है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 × 10⁹ अब इसको याद रखिएगा, लेकिन हम K यूज़ किया करेंगे, ये 1/4πε0 नहीं, क्योंकि ये थोड़ा जो है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इजाज़त है आपको कि 1/4πε0 ओरिजिनल फार्मूला लिखे पहले और फिर उसको K से रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें। अब आ जाए सवाल पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस, यानी 2 चार्जेस हैं उनकी वैल्यू चाहिए जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। फोर्स हो गई हमारी F, न्यूटन में होती है। व्हेन सिचुएटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो अभी सेपरेशन जो है R है, R हमारा जो है डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर बनाना लाजमी है, यानी SI यूनिट। तो 50 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 50 सेंटीमीटर। अब इसी सवाल में B पार्ट भी पूछ रहा है, कह रहे हैं व्हाट वुड बी द साइज़, इन्हीं चार्जेस का साइज़ भी बताओ अगर वो एक दूसरे से एक इंसुलेटिंग लिक्विड मटेरियल में हो जो 10 टाइम्स जो है वो रखती है उसकी परमिटिविटी, 10 टाइम्स रखती है परमिटिविटी, सही। तो अब ये ज़रा निशान देख लीजिएगा, ये εr है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू जो है मटेरियल टू मटेरियल जो है वेरी करती है, हर मटेरियल की अलग होगी, सही। तो अब जैसे यहाँ पे उसने बोल दिया 10 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स जो है εr की वैल्यू हो गई। अब जैसे लिक्विड है, कोई और वैक्स है, कुछ और है, तो उसकी फ़र्क होती जाएगी, सही यहाँ तक। अब कूलम्स ऑफ पोटेंट गेट का सवाल है, बस ये मैंने थ्योरी पे थोड़ा टाइम लगाया ताकि आपको आसानी रहे। अब कूलम्स ऑफ KQ, अच्छा इक्वल चार्जेस हैं तो Q1 Q2 को हम बराबर ले लेंगे Q के, इक्वल है इसलिए सेम, ठीक है। अब Q × Q Q² हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F × R² और K चला जाएगा डिवाइड में। ये मैं आपको बता चुका हूँ अपना अंदाज़ कि मैं पहले फार्मूला मेकिंग करता हूँ फिर वैल्यूज़ रखता हूँ।
ताकि जो चीज़ें नोन है वो एक तरफ हो जाए। जैसे अब F नोन है 0.1 रख दूंगा, R नोन कन्वर्जन के बाद 0.5 है वो रख दूंगा, K आपको याद भी होना चाहिए वरना गिवन होने की उम्मीद है 9 एक्सपोनेंट 9। अच्छा, इसको आप डेटा में भी लिख सकते हैं। K की वैल्यू को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। K को कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। सही, इसकी वैल्यू रख दें 9 एक्सपोनेंट 9। कैलकुलेटर चलाएं। अच्छा, कैलकुलेशन में मुसलसल बता दूं आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ नहीं कीजिएगा, एक नंबर बोर्ड में कट जाएगा। मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है, अब ये क्यू स्क्वायर आया तो रूट लेंगे इसका, स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में बटन, तो स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगा आपका आंसर कूलम में। चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम, C फॉर कूलम। अब ख्याल रहे ये एक्सपोनेंट -6 में आ गया। अब प्रीफिक्सेस आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे, उसकी भी लिस्ट बनाना चाहें बना लें। 10 - 3 कभी आ जाए तो ये मिली होता है, 10 - 6 आ जाए कभी तो ये माइक्रो होता है, 10 - 9 आ जाए कभी तो ये नैनो होता है, और 10 - 12 आ जाए कभी तो ये पीको होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, लिस्ट बना लें एक जगह। अब यहाँ पे -6 आ गया तो इसलिए अब इसको हम माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, और सारे चार्जेस बराबर दोनों, तो Q1 Q2 इज इक्वल टू Q इज़ द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस। आंसर A। अब आंसर बी के लिए एक थ्योरी लिखें साइड पर। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परमिटिविटी रिलेटिव मीडियम आ जाए चार्जेस के दरमियान में, तो उसकी कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है, वो एप्सिलॉन हो जाती है, जो कि खुद बराबर होता है ε0 ε r के। इससे ये पता चला कि परमिटिविटी और फ्री स्पेस के मुकाबले में कंपैरिजन होती है उस डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो खुद कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उस पे आने से चार्ज के ऊपर असर आता है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम। सही है। अब इसकी बुनियाद पे ये एप्सिलॉन जो है वह ε0 ε r हो जाएगा। अब इसमें से हमें, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको धोखा देगी, वो ध्यान रखिएगा, साइज़, चार्जेस का साइज़ ये नहीं होता है कि कितना बड़ा है कि छोटा है। साइज़ से मुराद होती है उसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइज़ बोल दिया कि बताओ कितना लंबा चौड़ा है। चार्ज तो बेचारा ज़र्रा है, नज़र भी नहीं आता है, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, तो साइज़ से मुराद यहाँ पे होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आपको समझाने के लिए बता दिया गया कि साइज़ से कुछ सोच के बच्चा कुछ और ही ना कि ये तो पता नहीं कैसे साइज़ निकालते होंगे चार्जेस के। तो साइज़ नहीं, चार्ज ही होता है, कूलम नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। उसका अल्फाज आपको लिस्ट बनानी है कि साइज़ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम्स। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ε0 ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाकी अगर गौर करें पुरानी चीज़ वापस आ गई, यानी ये वो पुराना ही इतना हिस्सा है, तो ये K हो गया। सिर्फ ये ε0 ज़्यादा है जिसकी वैल्यू 10 टाइम्स दी हुई है सवाल में। क्लियर। अब बस आप चलाएं कैलकुलेटर और फार्मूला मेकिंग पहले कर लें। Q स्क्वायर के लिए R² और ε0 उधर गया, K आ गया अपॉन में, वैल्यूज़ रखी। F की 0.1। अच्छा, ये फोर्स दोनों सूरतों में है, जब डाइलेक्ट्रिक था और जब नहीं था। सही है। अब R की वैल्यू, वो भी डिस्टेंस भी वही है, यानी सिर्फ ये है कि यूँ समझिए ये दो मार्कर हैं, पहले हवा है इसके बीच में, फिर एक चीज़ इंसर्ट कर दी है, तो ना डिस्टेंस बदला ना फोर्स, बस उनकी जो है चार्जेस की वैल्यू बदल गई। ठीक है। तो यहाँ पे अब कैलकुलेटर चला है, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग। अब यहाँ पे फिर Q स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर स्क्वायर रूट लेके वो स्क्वायर रूट लिखना ज़रूरी है? फिज़िक्स में ज़रूरी नहीं होता, अगर लिख देंगे कोई मसला भी नहीं है। अगर आप एडजस्ट हैं तो कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लें और डायरेक्ट कर दें उसका जवाब। तो अब यहाँ पे फिर आ गया -6, ये लिख देंगे, बता दिए, बहुत हैंडी है पूरे इस चैप्टर में, और अगले चैप्टर कैपेसिटर का अगला चैप्टर उसमें भी काम आएगी। अब -6 का मतलब माइक्रो, और इक्वल चार्जेस थे तो दोनों चार्जेस हमारे सेम हो गए, यही उसका साइज़ हो गया। अब लग रहा होगा कि सर थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, तो आप मेरे साथ टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह तो बोर्ड में फ़ायदा होगा। अगले सवाल में ये क्वेश्चन 1 2 दोनों इस कैटेगरी हैं, 3 4 और इसके बाद रब करके करूँगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैटेगरी बनेगी। 2 प्रोटॉन्स हैं और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं, यानी अभी इस सवाल का रिवर्स डिस्टेंस पूछ रहा है। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा है
तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि वही क्वेश्चन का रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। आगे वो एक हिंट दे रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के इस प्रोटॉन के ऊपर। सही है। अब आपको मास ऑफ प्रोटॉन याद कर लें तो अच्छा है, वरना ये गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन है मैंने, लेकिन डाटा में लिखना था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा नहीं। बुक में अगर आप खोल के देखेंगे पेज नंबर 181 तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन होगा। सही है। तो आप सॉल्यूशन के डाटा के अंदर वो लिख देंगे। तो अब जो है मास लिख दिया, चार्ज लिख दिया, याद कर लीजिए ये फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे भी प्रोटॉन पे भी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज फिक्स है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। मास कम ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, सही, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। आमने सामने इसलिए दिखा देता हूँ यूँ करके कि सर करवा ये रहे, बता वो रहे। नहीं बेटा, लिस्ट बन जाती है इस तरह, एक जगह हो जाएगा, दिमाग बचेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि सिर्फ इधर ही देखते रहें। सही है। के की वैल्यू लिख दी। अब सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन्स पूछ रहा है, आर हो गया। अब यहाँ पे आपको फिर से एक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, बैलेंस कर रही है, यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, काउंटर बैलेंस कर रही हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कूलम्स के जरिए आएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट, यानी मैं अगर इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पर लग रही है तो उतनी है जो मेरी वेट है, यानी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेट। अब ये अगर क्लिक कर दिया तो क्वेश्चन हो गया डन, क्योंकि वेट होता है W, W होता है mg, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसकी वैल्यूज़ रख दें, लेकिन पहले प्रोटॉन भी एक जैसे होते हैं दोनों, या 10 भी हो, तो इसमें Q1 Q2 बराबर हो गया Q के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अब R को अलग करना होगा क्योंकि R यानी डिस्टेंस, सेपरेशन, ये फासला पूछा है। सही। तो R स्क्वायर इधर चला जाएगा तो KQ स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा mg के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, R स्क्वायर उधर, mg इधर। वैल्यू रख दें K की, Q की इंचार्ज, मास की, और G 9.8, 10 भी रख सकते हैं लेकिन ये आप 9.8 रखिएगा। कैलकुलेटर चला, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, वो आ गया, डिवाइड किया वो आ गया। यहाँ पे भी R स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, सही है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन पिछले 2 सवालों में मैंने ज़बानी बता दिया, यानी ये मतलब है कि आप स्क्वायर रूट इस तरह ले भी सकते हैं। यानी अब यहाँ पे जो वैल्यू आई थी इसको स्क्वायर रूट में यूँ लिख के दिखाते फिर रूट लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। अब ये आ गया आपका मीटर में। अब आंसर ओके है, बॉक्स भी बना दिया सर ने, लेकिन आप देखें डेसिमल में आ रही है वैल्यूज 0 पॉइंट करके। तो कुछ टीचर इसको कहते हैं कि यार बेटा डेसिमल 0 के बाद है तो आप इसको मूव कर दो थोड़ा। तो अब अगर आपको पता हो, जैसे यहाँ बताया सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 से मीटर जाता है, तो मीटर मल्टीप्लाई बाई 100 से सेंटीमीटर चलाएगा। उससे ये होगा कि एक ऐसा आंसर आ जाएगा जो फिजिबल होगा। फिजिबल का मतलब है जो टीचर और स्टूडेंट अंडरस्टैंडेबल है डेली लाइफ में। हम इसके देखें आदि होते हैं 11 पॉइंट, 100 पॉइंट, 0.011 या 0.11 इसके आदि नहीं होते। तो ये दोनों ऑप्शन है बुक में, लेकिन ये वाला आंसर लिखा हुआ है। मैं आपको देखें समझा रहा हूँ, तो फिजिबिलिटी के लिहाज से आप पूरी कंप्लीट नॉलेज लें। सही है। यहाँ तक तो हो गई ये दोनों कूलम्स लॉ की कैटेगरी के सवाल। अब आगे कैटेगरी बदल रही है, कैटेगरी नंबर 2 आ रही है। कैटेगरी 2 कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ कहेंगे इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही बात है, एक्टिव पैसिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। सही हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सिचुएटेड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 1200 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। 1200 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। सही। अब कह रहे हैं इस पर फोर्स बताएं, 1 एक्सेलरेशन बताएं, 2 और टाइम बताएं 3। अगर वो ट्रेवल कर जाए 2 सेंटीमीटर रेस्ट से, लग रहा होगा इतना कुछ सर ने अंडरलाइन कर दिया। रिलैक्स, सवाल इतना लंबा नहीं है, बातें बहुत हैं। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था मैंने कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, वो आ गया। इंटेंसिटी का निशान ई होता है, तो अब इसको आप ज़रा लिस्ट में शामिल करना शुरू करें फॉर्मूले को।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब E, अच्छा अब यहाँ पे उसने फिर एक पर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट तो मीटर है, अब यूनिट के खुद अपॉन में पर सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाई 100, तो वो उल्टा हो जाएगा, नहीं समझे? ये 1200 डिवाइड बाई 1/100, समझे क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर बगैर अपॉन के होता है तो डिवाइड बाई 100 होता है। इसमें यूनिट के अंदर खुद ही इन्वर्स का मतलब अपॉन है, पिक कर रहे हैं ना बच्चों? ये तो अब उसकी कन्वर्जन डिनोमिनेटर में होगी, तो डिनोमिनेटर में जब कन्वर्जन होगी तो डिवाइड मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, समझे? ट्रिकी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना चाहे तो 1 2 3 1 2, ये टोटल पावर 5 हो गई, वरना कैलकुलेटर भी कर देगा। 1.2 एक्सपोनेंट 5। अब आगे वोल्ट पर मीटर में, सही? इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, मीटर इन्वर्स करके, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स, वो मीटर इन्वर्स लिख दें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी इसमें कुछ मोशन का चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 2-3 का काम भी आ रहा है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का, तो वो रिकॉल कीजिएगा, उसके भी लेक्चर में मैंने दिए हैं, और न्यूमेरिकल्स। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F पूछ रहा है, एक्सेलरेशन A पूछ रहा है, टाइम टू ट्रेवल T पूछ रहा है, सही? स्टार्टिंग तो ये इस चैप्टर से होगा, ये न्यूमेरिकल, एंडिंग इसकी चैप्टर 2-3 से होगी, सही? अब देखें 2-2 लाइन की है इसके कैलकुलेशन, लेकिन बातें कितनी थी देखें अब ज़रा। E इक्वल टू एफ क्यू, तो F इक्वल टू EQ, E की वैल्यू रखी ये कन्वर्जन वाली 1.2 एक्सपोनेंट 5, और Q की रखी दिमाग से, या जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो मल्टीप्लाई किया, फोर्स आ गई न्यूटन में, इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, आंसर A। ओके, वेरी गुड। एक्सेलरेशन बॉक्स बनाओ, इसको बना देता हूँ, लेकिन ये तो F इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, तो यहाँ से A आ गया F/m, F जो निकला है वहाँ से फर्स्ट पार्ट में वो पुट हो जाएगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रख लें तो अच्छी बात है, डिवाइड किया, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काफ़ी दिनों के बाद आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आंसर। ओके हो गया। तीसरे के लिए थोड़ा सा मैं मूव कर दूं कि आपको सुकून से नज़र आ जाए। अब टाइम टू ट्रैवल, इस फॉर्मूले को भी बॉक्स करूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, माजी आ रहे हैं, देखा बच्चों, मैंने कहा था ना रिवीजन करते रहें, देखें ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उसने जो टाइम टू ट्रैवल है वो टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आएगा ना, और कैसे निकालेंगे हम। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में vi को 0 रख दें तो 0 × t 0 हो गया, सिर्फ ये बचा हाफ a/t²। अब यूँ समझे कि हमें t चाहिए तो 2s हो जाएगा, a अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। s सवाल में दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया हुआ है 100 से डिवाइड करके मीटर, बस ये कन्वर्जन्स में गड़बड़ ना हो यूनिट्स में, वरना इतने हल्के न्यूमेरिकल भी ज़रा तंग करेंगे फिर। a जो हमने निकाला, अच्छा ये देख रहे हैं, ये मज़ेदार न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट भी है। किस तरह? f आया वो अगले पार्ट में गया, यानी सही है तो अगला भी सही हो जाएगा, a जो आया वो अगले पार्ट में गया, a सही आया होगा तो वो सही हो जाएगा, माशाल्लाह वेरी गुड हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कैलकुलेटर चलाएं, फिर t² है, इसका मतलब हो गया कि चाहे तो t के लिए आप इस चीज़ का रूट ले लेंगे, इस तरह कैलकुलेटर में बटन होता है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर काफ़ी दिनों से आप कैलकुलेटर चला के नहीं दिखा रहे, तो वो मैंने शुरू के जो लेक्चर्स में सिखा दिया, बार बार उसमें आपका मैं टाइम थोड़ी ख़राब करूँगा। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मिडिल वाला बटन होता है फंक्शन कीपैड का, उसमें सेकंड लास्ट होता है स्क्वायर रूट का, थर्ड होता है लेफ़्ट पे से स्क्वायर का, बराबर बराबर में होते हैं, तो स्क्वायर रूट के लिए वो सेकंड लास्ट वाला बटन दबा दीजिएगा लेफ़्ट से, तो ये आ गया आपका सेकंड में। आप देखें यहाँ पे 10 की पावर -9, ये काम आ रहा है, देख रहे हैं बच्चों। अब -9 को हम लिख सकते हैं नैनो सेकेंड। अब आपकी बुक वालों ने नहीं लिखा है, देखिए ये देख रहे हैं, ये मैं और करके जो लिख रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग के साथ एज वेल एज इम्प्रेशन बोर्ड एग्जाम टीचर, तो ये आ गया टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल, आंसर सी। छोटा सा एक सवाल है, लेकिन इसके बाद 2 सवाल इंशाल्लाह और होंगे, जाइएगा नहीं। अब इसमें कह रहा है अल्फ़ा पार्टिकल एक है जिसका मास वो दे रहा है और चार्ज, अच्छा ये MCQs भी आ सकती है, संभालें। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है ना वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। अगर आप में से कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी हो, यानी कि कंप्यूटर साइंस वाले नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाकी प्री इंजीनियरिंग वाले और वो पढ़ते हैं, प्री मेडिकल वाले, तो
हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इसका चार्ज जो होता है ना डबल चार्ज होता है, यानी ये ऐसा चार्ज होता है इसके ऊपर। हीलियम कैरीज डबल पॉजिटिव चार्ज, यानी डबल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटॉनिक चार्ज। तो इसलिए देखिए अभी इन्होंने दे दिया 2e, लेकिन ये एमसीक्यूज में भी आ जाए तो ध्यान से देखिएगा कि डबल वाला जो चार्ज होगा वो हीलियम का यानी अल्फा पार्टिकल होगा। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग विद हीलियम। अब आगे पूछ रहे हैं दो चीज़ें, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इस अल्फा पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएं। तो ये तो, लेकिन आगे एक हिंट दिया उसने, बैलेंस ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसकी रिफ्लेक्शन आएगी अब सवाल में। देख रहे हैं सर, जब बात जो आगे पीछे होते रहते हैं कुछ समझ में आता है, कभी यहाँ से यूँ बताने लग जाते हैं कि देखो सेम चीज़ है। तो ये आप भी करें तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा माशाल्लाह, पढ़ने में मज़ा आएगा, बोझ नहीं लगेगा, परेशान नहीं होंगे आप। नहीं वहाँ से मैं यूँ क्यों वापस आया, मैं कहा देखें अरे ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड बैलेंस, गॉट इट। ये अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, चार्ज 2e है तो एक e का क्या होता है, अब यानी q इज़ e, ये परेशान मत हो जाइएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉनिक चार्ज हो q इज इक्वल टू e बोल दे तो नथिंग इज, यानी आप इसमें भी e लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e। जो जर्नल चार्ज हो ना, जिसमें चार्ज की नस्ल ना पता चल रही हो कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, देखा 2 इक्वल चार्जेस, इसमें q लिखना लाजमी है। जब नस्ल पता चल जाए ना कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो आप ई का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें लिखे हैं बेटा, तब अच्छा लगेगा आपको। क्यू हो गया 2e, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डायरेक्शन का कोई सिंबल नहीं होता, डायरेक्शन इंग्लिश में हो गई क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बैलेंस बाई, अच्छा यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो रही थी और मुझे ये न्यूमेरिकल निपटाना था, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी इस तरह। तो आप पहले एक इंग्लिश की लाइन लिखकर सिंबल लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद के फील्ड इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू वेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ज़रा इसको इससे कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, दो चार्जेस होंगे तो उनकी जो फील्ड है, दो चार्जेस होंगे, ये देखें, तो उसमें कूलम लॉ लगता है, क्योंकि दो चार्जेस की स्टडी सेपरेशन के साथ कूलम लॉ। इस पे आप नोट कर रहे हैं, अकेला अकेला एक चार्ज चल रहा है, एन अल्फा पार्टिकल सिंगुलर, एन इलेक्ट्रॉन सिंगुलर, फिर देख रहे हैं आगे पीछे सर होते आ रहे हैं। आप भी ये करेंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये तो समझ के करो, माशाल्लाह हम चैंपियन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम तक इन चीज़ों के, कि ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अगर समझ के सिर्फ गाइड बुक बनाऊँ कब तक ये ख़त्म हो चुका होता। अब देखिए यहाँ पे सिंगल चार्ज है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा, और कैसे लगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो खुद ही बताएं, F इज इक्वल टू ई क्यू, तो F इज इक्वल टू ई क्यू, समझ में आ गया। वेट इज mg, E चाहिए तो Q अपॉन में चला गया, वैल्यू रखी। अच्छा यहाँ पे मैंने जगह की वजह से यूँ किया, वरना बोले जा रहा हूँ मल्टीप्लाई अलग करें डिवाइड अलग करें, तो आप मल्टीप्लाई अलग डिवाइड अलग कीजिएगा, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा ये। अब न्यूटन पर कूलम, अच्छा अब ये साइड पे लिखें, दोनों यूनिट्स होते हैं इसके, वोल्ट पर मीटर भी होता है ई के यूनिट्स, और न्यूटन पर कूलम भी होता है, दोनों यूनिट्स हैं इसके, इक्विवेलेंट है ये दोनों, एज द केस में भी। अब जैसे यहाँ वोल्ट पर मीटर है, नो टेंशन, यहाँ पे सर आपने न्यूटन पर कूलम फिर आंसर में क्यों लिखा वोल्ट पर मीटर लिखते, वजह बताए तो ये देखें, फोर्स न्यूटन में, चार्ज कूलम में, न्यूटन पर कूलम, समझ गए ये चीज़। अच्छा नीचे की वर्डिंग नज़र आ रही है, वरना दिखा दूँ ये थोड़ी सी, डायरेक्शन जो होगी ना सिर्फ वर्डिंग में जाएगी, क्योंकि उसने कहा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा नीचे अमल कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको हम वेट बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा उसके अपोजिट जाती है, यानी वेट डाउनवर्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड। ये हमेशा के लिए भी लिख लें और एमसीक्यूज के भी लिख लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो नीचे वर्डिंग यही लिखी हुई है, अगर दिख गया तो अच्छी बात हो गई कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, आंसर बी। जाइएगा नहीं, दो न्यूमेरिकल और हैं। ये आज के लेक्चर के आखिरी दो न्यूमेरिकल्स देख लें, कैटेगरी 3 लगाइएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। दरमियान के जो तीन न्यूमेरिकल इंशाल्लाह वो पार्ट 2 जो इस
चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का होगा उसके साथ जाएंगे, वो थोड़े डायग्राम वाले लंबे न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जो है टाइटल लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैटेगरी 3 पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है जनाब। 1 हो गई कूलम लॉ, सेकंड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड हो गई पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको लिबरेट किया गया यानी कि आज़ाद करवाया गया, निकाला गया। 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाई h = 2 सेंटीमीटर। अपर प्लेट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 2400 वोल्ट्स रिलेटिव टू द लोअर प्लेट। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट। अब कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल ज़रा समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। इसमें नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं बहुत सारे, इनको लिबरेट किया। सही है। फ़र्ज़ करें इसमें से एक को निकाला और आगे ले गए। अब ये ऊपर वाली जो है ये हायर पोटेंशियल पर है और नीचे वाली लोअर पोटेंशियल पर है। सही है। अब अगेंस्ट मूव करने में मेहनत करनी पड़ती है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये 2 प्लेट जैसे हमारे जो प्लग होते हैं उसमें एक न्यूट्रल और एक लाइव होता है ना, वही है ये लोअर प्लेट और अपर प्लेट, यानी नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। सही है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब वो कह रहे हैं यहाँ तक उसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सही। ये है इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी। अब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स उसने एच के, अच्छा जब सिंबल वो दे देगा तो हम इसमें बाउंड हो गए, कुछ कर नहीं सकते। यानी अब उसने यहाँ पे सिंबल दे दिया है कि इन दोनों के दरमियान एच की हाइट या डिस्टेंस है, तो अब मैं इसका चेंज नहीं कर सकता। वरना अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में आर होता है, अगले में देखें आर यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें मेरी मर्ज़ी पर है, क्योंकि सिंबल उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन सिंबल असल नहीं, असल है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कहेंगे कि सिंबल्स का खैर है। सेंटीमीटर को मीटर बनाया 100 से डिवाइड करके। अच्छा अब जो 2 प्लेट्स हैं उसमें ये 0 पोटेंशियल पर है और ये 2400 पर है, तो अब लाजमी हुआ कि जो डिफरेंस आएगा माइनस करके आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 2400 वोल्ट्स। क्लियर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मुझे पता होता है, 2 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वरना गिवन होगा। टाइम टेकन पूछ रहा है, t हो गया। सही। अब इसमें ज़रा लिंक बनाने की गेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चैप्टर में फॉर्मूला पीछे जा चुका। सही। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल होता था इस तरह का। ये आप बॉक्स बना लें फ़िलहाल, लेकिन एक्चुअल फार्मूला जो है हमारा वो क्या था, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। मॉडुलस में इसलिए कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, क्योंकि मुखालफत में हरकत देते हैं हम चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड, तो माइनस। लेकिन हम जब फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मॉडुलस यूज़ करके या पॉजिटिव साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा डेल्टा आर है वो एच के बराबर हो गया। सही। तो ये आ गया हमारा ई। मज़ीद फोर्स एम ए के बराबर है, न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये लिंक क्यों बना रहे हैं? लिंक इसलिए बना रहे हैं कि टाइम तक पहुंचने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल किया था मैंने आपको जिसमें टाइम पूछा था, इसमें भी टाइम पूछ रहा है, तो इसके ज़रिए पहुंचेंगे। तो रास्ता बना कि ए आएगा तो टी आएगा, तो इसलिए अब यहाँ पे लिंक्स करने कि फोर्स को हम एम ए से बदल दें क्योंकि एक्सेलरेशन होगी, और फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो मैंने टॉपिक का नाम लगवाया है, उस फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट से बदल दें। तो अब ये क्वेश्चन हो गया थ्रू। इसको कहते हैं लिंक्स बनाना, समझ के करना। अब ए चाहिए तो एम अपॉन में चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2400 रखें, चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखें, मास इलेक्ट्रॉन का रखें, सेपरेशन ऑफ प्लेट्स कितनी दी हुई है उसको मीटर बना के रख दें। कैलकुलेटर चलाएं ऊपर, मल्टीप्लाई डिवाइड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गई एक्सेलरेशन। ये रास्ता है, मंजिल नहीं है, एक्सेलरेशन जो आई रास्ता। अब इसमें वी आई 0 क्यों है? उस न्यूमेरिकल जो थोड़ी देर पहले किया था उसमें तो लिखा हुआ था फ्रॉम रेस्ट लिबरेट, ये। और मैंने जहाँ से स्टार्टिंग की थी डायग्राम बनाने याद है कुछ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं,
तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग इनकी कंडीशन ये है कि वो रेस्ट में है, छुपा हुआ है। मेक इट वेरी क्लियर, अल्फाज हिडन है, हमें उसको एक्सप्लोर करना है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, किसी ने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालफत में उठा के कहा चलो ये चीज़, अब इसमें ज़ीरो रख दिया तो ज़ीरो इंटू, अब यहाँ पे हमारा अच्छा कितने वो उठ के जाएंगे, रीच इट का मतलब यहाँ पे हो गया सेकंड प्लेट तक, अपर प्लेट तक पहुँचना, प्लस वाली प्लेट तक। तो अब ये उतना ही ट्रैवल करेंगे जितनी उसकी हाइट है। तो अब इस एस को हम एच रखें क्योंकि सवाल में उसने एच दिया हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर, अच्छा इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे जो लिखा है मैंने वो सही है, बुक का गलत है। अच्छा यहाँ पे फिर -9 आ गया जो प्रीफिक्सेस हैं, तो ये सफिक्स के तौर पे हम यहाँ लिख देंगे नैनो सेकेंड। दूसरा न्यूमेरिकल इससे हल्का है, जल्दी ख़त्म करें। अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें 3 इम्पॉर्टेंट तरीन डाइपोल वाले न्यूमेरिकल होंगे, डायग्राम जैसे। 2 लार्ज मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई 1.5 सेंटीमीटर, दोनों को चार्ज मिले इक्वल लेकिन अपोजिट साइन, यानी यही डायग्राम रहेगी कि ये 2 प्लेटें, जैसे अब मेरा हाथ ये प्लेट है, इसके ये वाला फेस और ये जो हाथ है इसका ये वाला फेस, इन दोनों के ऊपर एक पे माइनस चार्जेस मेरे हाथ पे बिछे हुए और इस पे प्लस, तो फेसिंग, क्योंकि अगर अपोजिट कर देंगे तो इनकी फील्ड नलीफाई हो जाएगी, यूँ करेंगे तो ये एक दूसरे पे असर डालेंगे, समझ रहे हैं। यानी ये फेस अप तो वो फेस डाउन, तो फेसिंग ईच अदर, देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। अब पोटेंशियल जो नेगेटिव है नीचे वाला वो ज़ीरो पे, ऑब्वियस है। अर्थ फील्ड भी ज़ीरो होती है, एमसीक्यू दिखे साइड पे कि अर्थ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज ज़ीरो पोटेंशियल, तभी इसे देखा होगा। ज़मीन पे अगर आप खड़े हो तो अर्थ हो जाती है चीज़ अगर हमने पाँव में चप्पल या कोई इस तरह की स्लीपर्स पहनी हो। आगे कह रहा है पोटेंशियल हाफ वे, आधे रास्ते पर। अब ज़रा इसमें एक डायग्राम में एक चीज़ समझाने के लिए कर दूँ, हाफ वे यानी यहाँ पे, अब ये वाला फासला उसने दिया हुआ था 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आधे वाले पे हमें चाहिए, तो अब आधा जो आएगा वो तो इससे डिवाइड करके आएगा 2 से, मिड वे या हाफ वे, समझे पॉइंट। ये इसमें बस बारीकी है, क्योंकि अगर आपने 1.5 रख दिया इस पोजीशन पे तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है हाफ वे और मैंने पूरा ही ऊपर पहुंचा दिया उसको, ठीक है जी। क्योंकि देखें बिटवीन द प्लेट इसमें पूरा पहुंचाना था, तो देखें पूरा डिस्टेंस रखा, पूरी हाइट रखी। ये देखें समझाने की जगह आगे पीछे होते रहते हैं सर, पूरी हाइट। यहाँ पे मिड वे है तो आधे का डिस्टेंस रखेंगे, वरना अगर पूरे का डिस्टेंस रखा वो पूरे ऊपर पहुँच जाएगा, समझ रहे, दैट इज़ इट। अब डाटा बन गया, हाइट h को मीटर बना दिया, डिवाइड बाई 100 से, पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरह माइनस करके कि ऊपर वाली प्लेट 5 पर है और नीचे वाली 0 पर है, तो माइनस किया तो आ गया 5 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है E। अब ये बस बारीकी है इस सवाल में, ध्यान रखिएगा। अब मैंने देखा अपनी मर्ज़ी का सिंबल यूज़ कर लिया कि टोटल हाइट या सेपरेशन डिवाइड बाई 2 विल बी द R। अब ये जो आगे इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में रख दें। आंसर हो गया डन, क्योंकि मॉडुलस, अच्छा यहाँ पे ना लगाएं कोई मसला नहीं होगा, आप अगर इसको यूँ लिख देंगे खैर है, ठीक है। वोल्ट पर मीटर में आ गया। अच्छा ये बहुत बड़ी गिनती नहीं है, आप यूँ 670 भी लिख सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर फ़ायदा दे रहे होंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।